नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अन्नपूर्णा कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल पे। तो कल हमने बात करी थी कुषाण वंशों के बारे में और आज जो हम बात करेंगे वो गुप्त साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। तो जो ये गुप्त थे ये कुषाणों के ही सामंत रहा करते थे। जो कुषाण साम्राज्य भारत में चल रहा था तो कुषाणों के ही सामंत हुआ करते थे गुप्त, ठीक है। और इन गुप्तों ने सैन्य तकनीक और वैवाहिक संबंधों की स्थापना करके जो अपना साम्राज्य का प्रचार प्रसार और सुदृढ़ीकरण करने का कार्य किया था। इसमें हमें जो जानकारी मिलती है इसकी जानकारी के हमारे पास कुछ आधार हैं। इन आधारों में सबसे पहला आधार साहित्यिक स्रोत है। तो उस काल के जो साहित्य, उस काल में जो साहित्य बनाए गए थे तो उन साहित्यिक स्रोतों के आधार पर इस काल की जानकारी मिलती है और साथ ही साथ जो पुरातात्विक स्रोत जो हैं उसके आधार पर भी हमें इस काल की जानकारी मिलती है। साथ ही साथ कुछ विदेशी यात्रियों का जो विवरण है वो भी इस काल की जानकारी हमें प्रदान करता है। तो आज जो है हम इन्हीं जो इस काल के जानकारी के जो हमारे पास स्रोत हैं इस बारे में बात करेंगे और कल से हमारा जो है अगले जो इसका नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी उस पर हमारा जो है जो अगले शासक जो हो जाएंगे शासक बनने शुरू हो जाएंगे। यानी जो शासक है श्रीगुप्त से हम इसकी कहानी पढ़नी शुरू कर देंगे। तो आज जो इनका पहला आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो साहित्यिक स्रोतों के आधार पर अगर जानकारी की बात करें तो विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम जो काव्य है इस देवी चंद्रगुप्तम से भी इस काल की जानकारी मिलती है और इसमें रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय का वर्णन इस काव्य में किया गया है। कालिदास की ऋतुसंहार, कुमार संभवम, मेघदूत, ठीक है, मालविकाग्निमित्रम आदि काव्य से भी इस काल की जानकारी मिलती है। साथ ही साथ शूद्रक की मृच्छकटिकम और वात्स्यायन की कामसूत्र ये इस काल की जानकारी देने के महत्वपूर्ण स्रोत हो जाएंगे साहित्यिक। इसके बाद पुरातात्विक स्रोतों की अगर बात करें तो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति लेख जो अभिलेख है ये इस काल की जानकारी देता है और स्कंदगुप्त का जो भीतरी अभिलेख है वो इस काल में हुणों के जो आक्रमण हुआ था उसके बारे में जानकारी प्रदान करता है। स्कंदगुप्त का ही जूनागढ़ जो अभिलेख है इस जूनागढ़ अभिलेख में स्कंदगुप्त के द्वारा सुदर्शन झील का जो जीर्णोद्धार करने का जो काम बताया गया है वो जूनागढ़ अभिलेख बताता है। इसी काल के जो सोने के सिक्के थे इन्हें दिनार कहा जाता था और सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक मात्रा में सोने के जो सिक्के मिले हैं वो हमें राजस्थान के बयाना वाले क्षेत्र से मिला है। तो राजस्थान के बयाना से गुप्तकालीन सर्वाधिक सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं। चांदी को सिक्कों को रूपक या फिर कई किताबों में से रुपया का भी बोला गया या रुपयक भी बोला गया। तो जो भी रहे आपको याद रखना है रूपक, रुपयक या रुपयका। तो इस नाम से चांदी के सिक्कों को कहा जाता था। तांबे के सिक्कों को मासक कहा जाता था। तो ये इस पुरातात्विक स्रोतों में इसमें कुछ इस काल के मंदिर भी मिले हैं हमें जो कि बहुत ही ज्यादा पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाएगा कि यह मंदिर किस काल का है या फिर यह मंदिर कहाँ प्राप्त हुआ है या फिर गुप्तकालीन प्राप्त यह मंदिर किस स्थल पे है। तो इसमें तिगवा का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश जबलपुर में है, भूमरा का शिव मंदिर सतना मध्य प्रदेश में है, नचना कुठारा पार्वती माँ का मंदिर जो है तो ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में पन्ना में। तो तिगवा का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर और नचना कोठारा का पार्वती मंदिर जो है ये मध्य प्रदेश में। इन तीनों की स्थिति मध्य प्रदेश में हो जाएगी और भीतर गांव का जो मंदिर है ये कानपुर उत्तर प्रदेश में है और देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है ये झांसी में स्थित है और यूपी झांसी में इसकी स्थिति हो जाएगी। इसी प्रकार से हमें कुछ जानकारी इसकी इस काल की जानकारी जो है हमें विदेशी यात्रियों के आगमन से भी होती है जिसमें इस काल में दो प्रमुख विदेशी यात्री फाहियान और वेनसांग हो जाएंगे, ठीक है। तो फाहियान और वेनसांग इन दोनों से भी हमें इस काल की जानकारी मिलती है। फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियान आया था और इसने मध्य देश के बारे में जानकारी दी है। इसी प्रकार से वेनसांग ने कुमारगुप्त, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त आदि राजाओं के बारे में जानकारी दी है
और इस वंश का जो संस्थापक हो जाएगा वो श्रीगुप्त हो जाएगा। और श्रीगुप्त को हम कल के आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।